हेलो बच्चों। अब हम लोग वाटहीन धारा पर आधारित एक ऐसी युक्ति की बात करेंगे जिसका प्रयोग हम लोग घरों में विशेष तौर पर जो पुरानी टाइप की जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी उसके साथ लगा करके किया जाता था, जिसे कहते हैं हम लोग चौक कॉइल या चौक कुंडली। साधारण भाषा में इसको हम लोग चौक भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इससे पहले सरल परिपथ वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक उपकरण था जिसे कहते थे हम लोग रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक प्योरली एक प्रतिरोध आधारित युक्ति थी कि उसमें हम लोग क्या करते थे कि जब हमें धारा को नियंत्रित करना होता था तो हम परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया करते थे। उसका प्रयोग हम लोग दिश धारा परिपथ में करते हैं कि दिश धारा परिपथ में परिपथ का प्रतिरोध जितना बढ़ जाता है उतनी वो धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध कम कर देते हैं तो धारा बढ़ जाती है। तो दिश धारा परिपथ में हम लोग धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, और जो धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेट था वो उसी पर आधारित युक्ति थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके स्थान पर एक नए प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग चौक कुंडली कह रहे हैं। चौक कुंडली है क्या? बेसिकली ये एक जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये एक लोह पटलित क्रोड है। लोह पटलित क्रोड का मतलब क्या होता है? लोहे की बहुत बारीक बारीक पत्तियां, और उनको एक दूसरे के ऊपर रख करके चिपका करके या कस करके बांध दिया जाता है। और ये पत्तियां कैसी होती हैं? इन पत्तियों के ऊपर एक इनेमल की परत चढ़ी हुई होती है, कोटिंग होती है, जैसे पेंट कह दो, वार्निश कह दो, इस तरह की कोटिंग होती है। ये कोटिंग जो है इन्हें विद्युत रोधी बना देती है। यानी कि दो प्लेट पट्टियां अगर एक दूसरे के संपर्क में भी रख दोगे तो उनके बीच में वार्निश की कोटिंग अगर आ गई है तो उनके बीच में करंट पास नहीं होगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लोह पटलित क्रोड। अब इस लोह पटलित क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तार के बहुत सारे फेरे लपेट करके हम इस कुंडली को बना देते हैं, और ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और ये एक बल्ब लगा हुआ है। तो इस हमने कहा तांबे के मोटे तार के फेरे लपेटे हुए हैं, इसका मतलब तांबे का तार मोटा होने के कारण उसका प्रतिरोध नगण्य है। लेकिन इसमें फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को याद होगा किसी कुंडली का सुप्रेरकत्व जो होता है उसके फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका प्रेरकत्व जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में इस कुंडली की जो प्रतिबाधा होगी जेड बराबर होगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। प्रतिबाधा बहुत ऊंची हो जाएगी। भले ही प्रतिरोध कम है लेकिन एल बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर परिपथ में हम लोगों ने जो विभवांतर लगाया हुआ है वी आर एम एस वैल्यू उसकी है, तब परिपथ में धारा कितनी होगी? आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन जेड बराबर वी आर एम एस अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एल बहुत अधिक होने के कारण प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा है, इसलिए धारा कम हो जाएगी। और परिपथ में शक्ति व्यय यानी परिपथ में नहीं, चौक कुंडली में शक्ति व्यय P बार बराबर है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और आप लोगों को याद होगा कॉस फाई की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई थी, कॉस फाई बराबर होता है आर अपॉन जेड। तो सो इट विल बिकम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड। अब जैसा कि हमने कहा कि तांबे के मोटे तार के फेरे लपेटे गए हैं, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। आदर्श परिस्थिति की अगर बात करें हम तो प्रतिरोध वास्तव में 0 है, हम कह सकते हैं। लेकिन आदर्श कुछ नहीं होता, इसलिए मान लें कि थोड़ा बहुत प्रतिरोध होगा भी, लेकिन ये बहुत कम है। जबकि जेड बहुत ज़्यादा है, आर बहुत कम है, जेड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो शक्ति खर्च होगा वो लगभग 0 होगा। तो ये जो चौक कुंडली है इसका काम क्या है? ये धारा को नियंत्रित करती है, और धारा को नियंत्रित करती है किस कॉस्ट पर? कितनी कीमत पर?
नगण्य कीमत पर, क्योंकि इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है बावजूद इसके अंदर कोई शक्ति खर्च नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये शून्य शक्ति खर्च पर धारा को नियंत्रित करती है। अब आप सोचिए कि यही काम हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल इतना ही Z के बराबर प्रतिरोध वाला युक्ति लगा दें, जैसे हमने कहा था पहले, धारा नियंत्रक वही वाला जो डीसी सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं उसी को लगा दें, उसका प्रतिरोध आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसमें चौक कुंडली की जगह पर प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो शक्ति खर्च होगा P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू शुद्ध प्रतिरोध अगर लगाया जाए तो हम जानते हैं शुद्ध प्रतिरोध में फाई की वैल्यू होती है 0 डिग्री, यानी कि कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो PRMS इंटू वाई, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS, ये वाला फार्मूला काम करेगा। इसका मतलब अगर हम शुद्ध प्रतिरोध का प्रयोग इसकी जगह पर करेंगे तो वो धारा को नियंत्रित तो करेगा, लेकिन बहुत सारी शक्ति का बहुत सारा भाग जो है उसके अंदर ऊष्मा के रूप में ही बेकार चला जाएगा। इसलिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध के स्थान पर चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा को शून्य शक्ति खर्च पर नियंत्रित करती है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि हम वहां पर धारा नियंत्रक को इस्तेमाल करते थे, शुद्ध प्रतिरोध को इस्तेमाल करते थे, क्या हम लोग चौक कुंडली का प्रयोग दिश धारा परिपथ में नहीं कर सकते? देखते हैं जरा। अगर हम चौक कुंडली का प्रयोग दिश धारा परिपथ में करेंगे तो दिश धारा परिपथ के लिए इसकी जो प्रतिबाधा होगी Z बराबर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि दिश धारा के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? दिश धारा के लिए ओमेगा बराबर होता है 0, इसलिए Z बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया टर्म, कैपिटल R, और हमने पहले ही कहा चूंकि मोटे तार की बनी हुई इसलिए कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी लगभग। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चौक कुंडली है इसका उपयोग हम लोग दिश धारा परिपथ में नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में इसकी प्रतिबाधा इसके प्रतिरोध के बराबर होगी, जो कि पहले ही बताया गया वो नगण्य है। एक चीज और आ जाती है यहाँ पर, हम लोग कह रहे हैं कि हमने कहा पटलित क्रोड। पटलित क्रोड में मैंने बताया था आप लोगों को, लोहे की पतली पतली पत्तियां, उनके ऊपर वार्निश की कोटिंग है, उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख करके एक मोटी रोड जैसी चीज बना ली जाती है, उसके ऊपर कुंडली लपेट दी जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको हम लोह क्रोड के ऊपर ही क्यों लपेटते हैं? तो आपने देखा कि जो चौक कुंडली है वो बेसिकली एक कुंडली है, और कुंडली धारा को नियंत्रित करती है। कुंडली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, किस आधार पर करती है? स्वप्रेरण के कारण। उसके अंदर स्वप्रेरण का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वो धारा का विरोध करती है, धारा को नियंत्रित करती है। हम लोग जानते हैं कि किसी परिनालिका में या किसी कुंडली में अगर लोहे की क्रोड लगा दी जाए, या किसी परिनालिका या कुंडली को लोहे की क्रोड के ऊपर लपेट दिया जाए, तो उसका स्वप्रेरकत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि L, और जब L बढ़ जाता है तो Z भी बढ़ जाएगा। इसलिए पहला सवाल आया कि इसको हम लोग लोहे की क्रोड पर क्यों लपेटते हैं? लोहे की क्रोड पर इसलिए लपेटते हैं जिससे कि इसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व बढ़ जाए, नंबर 1। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर हम लोहे की क्रोड पर ही इसको लपेटते हैं तो क्यों ना इस लोहे की क्रोड को हम सॉलिड, ठोस, पूरी की पूरी एक रोड के रूप में ले लें। अब उसका जवाब क्या है कि अगर हम लोग इसको पूरी एक रोड के रूप में ले लेंगे और उसके ऊपर कुंडली लपेटेंगे और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, तो जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को ऐसे बदलती है। इसके कारण कुंडली के चारों तरफ या कुंडली के अंदर उसकी अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारा की दिशा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को बदलेगी। हम लोगों ने इससे पिछले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था एडी करंट्स, भंवर धाराएं। और भंवर धाराओं के बारे में हमने लोगों ने पढ़ा कि जब किसी धातु के टुकड़े को